हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग देखेंगे 8 सितंबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है, देखिए अभी फर्स्ट टाइम जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो वह यह करें, अगर वह करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस डेट में जाएं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, इस डेट की वीडियो को भी देख लें, जो कि वह मंथली कंपाइल कर पाएं, जो सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स है, अपने दिमाग में, अपने कॉपी में, और एग्जाम के लिए भी आप तैयार हो सकें। इसी मंथ से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले काम यह करिए, और उसके बाद जो है 8 सितंबर, 9 सितंबर और आगे वाले क्रमवार सारे जो है डेट की वीडियो को आप देखते रहिए, वह आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग 8 सितंबर के करंट अफेयर्स को। तो आज पूरे दिन जो है, जो भी घटनाएं चर्चा में रही हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का न्यूज जो चर्चा में रहा वह रहा CSIR का 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम 11 से 16 सितंबर 2023 तक आयोजित होगा। ठीक है, 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ CSIR के बारे में भी देखेंगे। तो 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, यह प्रयोगशाला अनुसंधान को आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। तो सबसे पहले आप उद्देश्य को समझ लीजिए। CSIR और NIESCPR का एक सप्ताह एक लैब कार्यक्रम इस बार 11 सितंबर से 16 सितंबर 2023 तक चलेगा, और इस दौरान जो है जनता के लिए यह उपलब्ध होगा। लोग इसे जो है इससे संबंधित जो विभाग है उसको देख सकेंगे, इनकी शैक्षणिक और अनुसंधान पहल से परिचित हो सकेंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम में विज्ञान संचार और विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नीति अनुसंधान से संबंधित विषयों पर लोकप्रिय व्याख्यान, प्रदर्शन, कार्यशालाएं, कठपुतली शो, क्विज और साथ ही साथ प्रदर्शनियां भी शामिल होंगी। अब आप देखेंगे CSIR के बारे में। तो CSIR का फुल फॉर्म सबसे पहले आप समझ लेंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है, सीधे एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। साथ ही साथ यहाँ एक और वर्ड आपको दिख रहा होगा, NIESCPR। तो इसकी बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यह है, यह दोनों आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ CSIR, NCR और NIESCPR जितने भी जो है ऐसे संस्थान हैं, उनका एक सेपरेट वीडियो मेरे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर, उस पर जाकर इन डेप्थ इसको पढ़ सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। उससे पहले एक चीज और आप देख लीजिए CSIR के बारे में, यहाँ बताना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। CSIR का जो फॉर्मेशन है, मुझे ध्यान आ रहा है कि CSIR के फॉर्मेशन से प्रश्न पूछा गया है एक बार, क्योंकि यह बहुत ही जो है ऐसी संस्था है जो काफी चर्चा में रहती है। आप समझ सकते हैं कि काउंसिल ऑफ जो है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जैसी जो संस्था होगी, वह अभी हाल ही के दिनों में तो खासकर चर्चा में ही है, जो 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम को लेकर, और हमेशा चर्चा में रहती है। तो इसके जो है फॉर्मेटिंग, यानी कि इसका जो संगठनात्मक संरचना है, इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका जो संगठनात्मक संरचना, उसमें 3 लोग शामिल होते हैं। पहले जो है प्रेसिडेंट, यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, और तीसरा जो है इसके महानिदेशक। ठीक है, यानी कि डायरेक्टर जनरल। 3 लोग जो है प्रमुख होते हैं। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो इसमें प्रेसिडेंट जो है होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे तत्कालीन, वह वाइस प्रेसिडेंट जो भारत के केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे, वह वाइस प्रेसिडेंट होंगे। साथ ही साथ जो डायरेक्टर जनरल हैं, इनको जो है नियुक्त किया जाता है, इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, तो ये 3 लोग होंगे। तो अभी प्रेसिडेंट जो है हमारे इसके होंगे, वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी जो है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, तो वह इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ अगर डायरेक्टर जनरल की बात की जाए, यानी कि महानिदेशक की बात की जाए, तो नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी एक महिला है, उनको जो है इसका DG बनाया गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा CSIR के संगठनात्मक संरचना के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ, जो चर्चा में रहा है। तो सेलम स्टार्च और सागो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जिसका लोकप्रिय नाम चागो शर्ब कहा जाता है, इसको हाल ही में सेलम साबूदाना, ठीक है, सेलम साबूदाना के लिए
जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। ठीक है, भौगोलिक संकेतक जो है मिला है इसको, जीआई टैग प्राप्त हुआ है किसको? सेलम साबूदाना को। ठीक है, सेलम साबूदाना जिसे स्थानीय रूप से जावारिसी के नाम से जाना जाता है, टेपियाको जड़ों से निकाले गए गीले स्टार्च पाउडर से यह प्राप्त होता है। और भारतीय टेपियाको जड़ों में आप देखेंगे तो लगभग 3 से 35% जो है स्टार्च सामग्री पाई जाती है। 30 to 35% जो है स्टार्च सामग्री इसमें पाई जाती है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले अपने हेडलाइन की तरफ या अगले न्यूज की तरफ। एसबीआई ने एक कार्ड जो है लॉन्च किया है अभी हाल ही में, और उसकी जो है कुछ विशेषताओं के साथ उसको जो है फिर से अभी चर्चा में रह रहा है, विशेषताओं के साथ उसको लॉन्च किया है। वह एसबीआई सुपर प्रीमियम कार्ड ऑरम। ठीक है। आप देखेंगे इस कार्ड को तो समाज के जो प्रीमियम वर्ग के लोग हैं, जैसे हाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति, उनके लिए है यह कार्ड बेसिकली। और इस वृद्धि के साथ यह कार्ड जो है और इसके जो कार्ड धारक होंगे अपने खर्च के आधार पर सालाना 2 लाख रुपए तक का लाभ उठा सकेंगे। कार्ड जो है कार्ड धारकों के लिए असीमित अंतरराष्ट्रीय लाउंज एक्सेस प्रदान करेगा, साथ ही मेहमानों के साथ 4 अंतरराष्ट्रीय लाउंज विजिट भी प्रदान करेगा। और इसके अलावा आप देखेंगे तो कार्ड एक स्वागत उपहार के रूप में 1 साल के क्लब मेरिट मेंबरशिप को एक वेलकम जो है गिफ्ट के रूप में भी प्रदान करेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इस कार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, बैंकिंग के एग्जाम में खासकर जो है यह प्रश्न पूछा जा सकता है। एसबीआई कार्ड का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा गुरुग्राम। एसबीआई कार्ड का मूल संगठन जो है वह भारतीय स्टेट बैंक है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई कार्ड की जो स्थापना हुई थी इसके संस्थान की, वह अक्टूबर 1998 में हुई थी, और हमने आपको मुख्यालय बताया गुरुग्राम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ हम लोग देखते हैं। तो केरल 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो हम अभी समझेंगे जायद चैरिटी और इसका जो है उद्देश्य क्या है इसके बारे में। तो भारत में जायद चैरिटी मैराथन 2024 के लिए निर्धारित है और उच्च आयोजन समिति द्वारा यह आयोजित किया जाएगा। केरल राज्य के अधिकारियों और संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय समुदाय दोनों के सहयोग से केरल को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मेजबान राज्य के रूप में चुना गया है। जायद चैरिटी मैराथन का जो प्राथमिक उद्देश्य है इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है धर्मार्थ कार्डों के लिए धन जुटाना और केरल स्थित मैराथन से होने वाली आय को राज्य के भीतर स्वास्थ्य देखभाल पहल का समर्थन करने के लिए निर्देशित करना। यह जो है जायद चैरिटी मैराथन का प्राथमिक उद्देश्य होगा, जो केरल 2024 में जो है केरल जो 2024 में जो इसकी मेजबानी करने वाला है। अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा जायद चैरिटी मैराथन के बारे में। तो जायद चैरिटी मैराथन संयुक्त अरब अमीरात के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, दिवंगत राष्ट्रपति यह हैं शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान। ठीक है, इनकी विरासत का सम्मान करने वाला एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है यह जायद चैरिटी मैराथन। शेख जायद की परोपकारी विरासत के अनुरूप मानवीय और धर्मार्थ संदेशों को बढ़ावा देने के लिए इसे 2001 से अबू धाबी से जो है शुरू किया गया था। तो आप ध्यान रखिएगा जायद चैरिटी मैराथन के बारे में, और इस साल जो इसका मेजबानी करेगा वह केरल करेगा 2024 में। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज आपका जो आज चर्चा में था वह है पश्चिम बंगाल विधानसभा में पोइला वैसाख को राज्य दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया, पोइला बोईसाख बंगाली नववर्ष दिवस के रूप में इसको राज्य दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, यह निर्णय लिया गया है इसके साथ साथ कि जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके द्वारा एक प्रसिद्ध लिखित गीत है बांग्लार माटी बांग्लार जोल। ठीक है, बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी राष्ट्रीय गीत के तर्ज पर इसको राज्य का गीत भी जो है गीत का भी प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, तो यह विधानसभा ने जो है बहुमत से इसको पारित कर दिया है, लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीबी आनंद बोस, उन्होंने जो है इसकी मंजूरी इस प्रस्ताव पर जो है मंजूरी नहीं दी है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, वहां पर जो विधानसभा के विपक्ष नेता हैं उनका नाम है शुवेंदु अधिकारी। तो शुवेंदु अधिकारी जी का कहना है कि, और जो राज्यपाल जी हैं उनका भी यह मानना है
कि 20 जून को जो है पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस घोषित किया जाना चाहिए। अभी जो हाल में मनाया गया पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस वो 20 जून को ही मनाया गया। ठीक है, 20 जून को क्यों मनाया गया और उनका क्यों कहना है 20 जून को मनाया जाए? तो उनका कहना यह है कि 20 जून 1947 को पश्चिम बंगाल आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बनने के लिए जो है तैयार हो गया था और फैसला लिया था। इसके कारण हम 20 जून को ही पश्चिम बंगाल को राज्य दिवस के रूप में, पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस के रूप में इस डेट को मनाएंगे। लेकिन वहां की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने बोला है कि जो पश्चिम बंगाल है वह पोइला बोईसाख यानी बंगाल का जो नव वर्ष होगा वह यहीं से स्टार्ट होगा। उस दिन हम लोग जो है इसको राज्य दिवस घोषित करेंगे। यह दिन जहां से स्टार्ट होता है, एक्चुअली यह दिन आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। अगर इस कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 1 अप्रैल से इनका जो बंगाली कैलेंडर है, जो इनका जो कैलेंडर जो जिनको यह मानते हैं वह जो है 1 अप्रैल से इनका नया वर्ष स्टार्ट होता है और इसी दिन पोइला वैशाख होता है और इसको बंगाली नव वर्ष दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव जो है पारित हो गया है पश्चिम बंगाल के विधानसभा से। तो आप ध्यान रखिएगा, यह भी आज चर्चा में रहा और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है, कभी भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अगला न्यूज देखेंगे, मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। मैक्सिको के बारे में आप जानते होंगे तो उत्तरी अमेरिका का शहर है मैक्सिको और इसके जो सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय है, उसने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है। मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बयान में यह कहा है कि गर्भपात के लिए जो दंडित करने वाली व्यवस्था है वह पूरी तरह से असंवैधानिक है। क्यों है असंवैधानिक? तो इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यह बोला कि महिलाओं के मानवाधिकार का हनन होता है और इसी प्रकार की एक व्यवस्था में यह भी कहा था कि गर्भपात अपराध नहीं है और महिलाएं देश में सजा का भय किए बगैर गर्भपात करवा सकती हैं। ठीक है, तो अब जो है आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिको एक ऐसा देश है जो गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज आपका है रायगढ़ा साल और कोरापुट के काला जीरा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो रायगढ़ की अगर हम बात करें तो यह डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? उड़ीसा का। रायगढ़ जो है डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का और यहाँ जो है विशेष रूप से कमजोर जनजाति जो समूह है डोगरिया कोद, उसके हाथ से बुने हुए साल कपड़ा गढ़ा को भौगोलिक संकेतक टैग मिलने के लिए पूरी तरह से तैयारी हो गई है और यह तैयार हो गया है। 99% चांस है कि इसको भौगोलिक संकेतक अब मिल जाएगा, जीआई टैग मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर एक चीज और उड़ीसा के बारे में ध्यान रखिएगा कि वहां पर कोरापुट काला जीरा चावल है, ठीक है, उसको भी भौगोलिक संकेतक अभी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई टैग का दर्जा इसको प्राप्त हुआ है और इसे अक्सर चावल का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, जो कोरापुट काला जीरा चावल है इसको चावल का राजकुमार भी वहां पर कहा जाता है। आप देखेंगे तो कोरापुट काला जीरा चावल यह देखने में धनिया, आप अगर साबुत धनिया को देखेंगे तो सेम उसी प्रकार का होता है और काले रंग का होता है। साथ ही साथ इसमें असाधारण सुगंध, स्वादिष्ट स्वाद और मनभावन बनावट के लिए जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जो है यह। तो आप ध्यान रखिएगा रायगढ़ साल और कोरापुट काला जीरा चावल को, इसको तो मिल चुका है जीआई टैग और रायगढ़ साल को भी 90% क्लियरिटी मिल चुकी है कि इसको भी मिल जाएगा। एक विशेष प्रकार की साल होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर मेंशन किया है, कितनी सुंदर जो है यहाँ पर बारीक कढ़ाइयां इसमें हुई हैं और यह जो आपका चावल है वह यह है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। आईएनएस सुमेधा ब्राइट स्टार 23 अभ्यास भाग लेने के लिए इजिप्ट पहुंची है। चलिए देखते हैं। देखते हैं इस हेडिंग को। तो भारतीय नौसेना का आईएनएस सुमेधा यह एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए इजिप्ट के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया है और बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास के इस संस्करण में टोटल 34 यानी कि 34 देश की भागीदारी देखी जाएगी। यह जो है मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। इजिप्ट में आयोजित यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा और जो है साझेदारी देशों के साथ भारत के राजनयिक और राजनीतिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। तो ध्यान रखिएगा जो आईएनएस सुमेधा ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में
भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है मून मैन ऑफ इंडिया। मून मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है माइल स्वामी अन्नादुरई को। यह जो है एसएस इनोवेशन बोर्ड में शामिल हो गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है माइल स्वामी अन्नादुरई, अब यह जो है एसएस इनोवेशन के निदेशक मंडल में शामिल हो गए हैं। अन्नादुरई को इसरो के चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2, यहां पर 1 ही मेंशन है, साथ साथ आप 2 भी मेंशन कर लीजिएगा, दोनों मिशन में उनके योगदान के लिए मून मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वह जो है एसएस इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और वैश्विक फर्म एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल इंक के निदेशक अब होंगे। ठीक है, अगर बात करें तो जो यह एसएस इनोवेशन का नाम आप बार बार जो है आपको सुनने को मिल रहा है, यह एक्चुअली एक सर्जिकल रोबोटिक फर्म है। ठीक है, सर्जिकल रोबोट जो है बनाने वाली एक प्रसिद्ध कंपनी है और जो है यह एक बहुत अच्छा जो है सर्जिकल रोबोट बनाने के लिए फेमस है। एसएस इनोवेशन के जो संस्थापक और अध्यक्ष और सीईओ हैं उनका नाम है डॉक्टर सुधीम प्रेम श्रीवास्तव। तो ध्यान रखिएगा मून मैन ऑफ इंडिया माइल स्वामी अन्नादुरई के बारे में और साथ ही साथ जो है एसएस इनोवेशन के बारे में। ठीक है, एसएस इनोवेशन बोर्ड के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज है G20 को लेकर। तो आपको पता होगा कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस वर्ष जो है भारत कर रहा है और दिल्ली में जो है यह आयोजित हो रहा है G20 सम्मेलन। और अभी क्या है इससे संबंधित जो आज की डेट में यानी कि 8 तारीख को जो न्यूज में चीजें हैं वह यह है कि G20 शिखर सम्मेलन के जो आयोजन स्थल है भारत मंडपम, आपको ध्यान होगा तो भारत मंडपम के सामने ही, यह भारत मंडपम है, इसके सामने ही एक मूर्ति जो है लगाई गई है। ठीक है, यह मूर्ति नटराज की है और स्वागत के लिए जो विभिन्न देश के नेता आ रहे हैं विश्व के, उनके स्वागत के लिए लगाई गई है। और यह भगवान शिव की ब्रह्मांडी नृत्य मुद्रा में 27 फुट ऊंची एक लुभावनी प्रतिमा है। ठीक है, साथ ही साथ अष्ट धातु नामक 8 धातु मिश्र धातुओं से बनी इस भव्य मूर्ति का जो वजन है वह लगभग 18 टन है। ठीक है, तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई के कुशल कारीगरों द्वारा जो है यह निर्मित हुई है मूर्ति। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले के जो स्वामी मलाई के कुशल कारीगर हैं यह पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस हैं मूर्ति बनाने के लिए। ठीक है, और इन्होंने जो है उत्कृष्ट कृति की जो प्राचीन नटराज मूर्ति है यह बनाई है और इस मूर्ति से प्रेरणा लेते हुए परंपराओं के आधुनिकता के साथ जोड़कर जो है देखा जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इससे संबंधित स्टैटिक पोर्शन पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो नटराज की जो कांस्य मूर्ति है वह चोल वंश से संबंधित है, अक्सर प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ नटराज का अर्थ भी एक बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा तांडव नृत्य की मुद्रा में जो शिव हैं वह जो है नटराज का अर्थ वही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है विश्व फिजियोथेरेपी। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2023 यह मनाया जा रहा है 8 सितंबर यानी कि आज ही। ठीक है, तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भौतिक चिकित्सा के महत्वपूर्ण योगदान में जागरूकता बढ़ाना है और हर साल 8 सितंबर को यह भौतिक चिकित्सा के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने का मौका प्रदान करता है यह दिन। और यह लोगों को चोटों से ठीक करने, पुरानी बीमारियों का प्रबंधन करने और उनके जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में कैसे मदद कर सकता है, इन सब बातों को इस दिन विशेष तौर पर गौर किया जाता है। यह दिन आसानी से सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली भौतिक चिकित्सा सेवाओं के महत्व को उजागर करने और भौतिक चिकित्सा वकालत और बेहतर जीवन शैली को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है। तो बहुत विशेष है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, आप ध्यान रखिएगा। इस वर्ष की जो थीम है 2023 की थीम यहाँ पर नीचे है, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, यहाँ पर यह विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2023 का थीम है और आप देखेंगे तो रोमेटियड गठिया और अक्षी स्पोंडिल आर्थराइटिस यह 2 प्रकार के गठिया रोग हैं जिन्हें जो है इस दिन हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, पिछले साल के विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की अगर थीम की बात करें जो 2022 में मनाया गया, उसका थीम था ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। ध्यान रखने की आवश्यकता है, पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी ने
2 दशक से अधिक समय पहले 1996 में विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस, जिसे आमतौर पर आप देखेंगे तो विश्व पीटी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और इस दिन स्थापित किया विश्व फिजिकल थेरेपी दिवस को। ठीक है, तो विश्व फिजियोथेरेपी दिवस को आप ध्यान रखिएगा, हर साल 8 सितंबर को यह मनाया जाता है, और थीम विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना महत्वपूर्ण जो है हेडलाइन आपके लिए है, और आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, इसको रिवाइज कर लीजिएगा और सारे फैक्ट को आप कंपाइल कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम जो वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं आज के उनको। तो सबसे फर्स्ट नंबर का पॉइंट है वन लाइनर में, हिंदुस्तानी गायिका मल्लिनी राजुरकर का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। दूसरे नंबर का पॉइंट है विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के निदेशक अरुण कुमार सिन्हा का भी निधन हो गया है। ठीक है, तीसरे नंबर का पॉइंट है इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया है 8 सितंबर को ही। कल हमने इसका थीम भी बताया था, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखेंगे। चौथे नंबर का पॉइंट है भारतीय अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हो गए हैं। तो चौथे नंबर का पॉइंट है इंपॉर्टेंट है वन लाइनर करंट अफेयर्स में। और पांचवें नंबर का है सिंपली सेव मर्चेंट एसबीआई कार्ड एमएसएमई के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस कार्ड के भी बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो यह आपका वन लाइनर करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतनी हेडलाइन और इतने वन लाइनर करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको रिवीजन के लिए यह जो पीडीएफ पीछे लगा हुआ है इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ नंबर दिया गया है 8130502762, इस पर मैसेज के माध्यम से इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। रिवीजन के तौर पर यह आपके लिए बहुत ही जो है काम आएगा, तो आप उसको जो है प्राप्त कर लीजिए इस पर मैसेज करके। आज के लिए इतना ही हम देखेंगे करंट अफेयर्स में। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में जो 9 सितंबर की क्लास होगी, और उसमें हम लोग फिर से 9 सितंबर के जो पूरे दिन भर की जो घटनाएं होंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं उनको हम कवर करेंगे। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपको लग रहा है कि रेगुलर हमें पढ़ने की आवश्यकता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को, जिससे आपको डेली अपडेट मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।